चलिए कार्रवाई शुरू करते हैं। हेडिंग डालेंगे काइनामेटिक्स। टेस्ट के लिए 16 तारीख को आपको पता है बीएम एनएलएम केएनएम माइनस आरएम रिलेटिव मोशन छोड़ के काइनामेटिक्स पूरा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और बेसिक मैथ्स। ठीक है बात है। ये आपका है 16 तारीख का सिलेबस। 16 क्या पड़ गया अगस्त। रिलेटिव मोशन छोड़ के बाकी सारा। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग है काइनामेटिक्स। लिखिए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। सबसे लास्ट में तो चले जाएं, देखिए पीछे सेंटर में, वहां पर केवल 4 ही हैं। It is a branch of mechanics. It is a branch of mechanics that deals with study of motion. That deals with study of motion of a particle. That deals with study of motion of a particle without studying its cause. Without studying studying its cause. और cause के ब्रैकेट में लिखेंगे फोर्स। cause के ब्रैकेट में लिखेंगे फोर्स। इस चैप्टर में हम फोर्स की बात नहीं करेंगे, हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट सबकी बात करेंगे, एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे, बट वो कैसे आई, कौन सी फोर्स लगने से आई, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने किस में की है, एनएलएम में। अब हमें फोर्स से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ एक्सेलरेशन चाहिए और हम काम आगे शुरू करेंगे। अब यहां लिखेंगे द मोशन इज ऑफ 3 टाइप्स। द मोशन इज ऑफ 3 टाइप्स। बोर्ड पर लिखेंगे 1D, 2D, 3D। आप बोर्ड पे कैसे लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे 1D, 2D और 3D। अब मुझे सोच के बताना, यदि एक पार्टिकल इस लाइन पर यहां से यहां गया, ये कौन सा मोशन है, 1D या 2D? 1D। यहां से इधर उधर गया स्ट्रेट, ये भी 1D है। तो अब एक बात समझेंगे, 1D का मतलब होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। 2D का मतलब होता है जो एक प्लेन में, एक कॉपी में काम हो जाए, मोशन इन अ प्लेन। और वॉल्यूम में चलने के लिए 3D की बात करते हैं, मोशन इन अ स्पेस। मोशन इन अ स्पेस। 1D, 2D, 3D। कभी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस अपने पहले एज्यूम कर ली कि भाई ये एक्स है, ये वाई और जेड, और मैंने जब बोला स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो आपने कहा ये 3D हो गया। ऐसे कैसे 3D हो गया? कितनी कम से कम एक्सिस चाहिए उस मोशन को समझाने के लिए, वो उसकी 1D, 2D, 3D दर्शाता है। अगर यहां से यहां सीधा गया तो मैं एक्स एक्सिस यहां रख दूं, क्या मुझे वाई की जरूरत पड़ी? नहीं। किसी भी दिशा में जाए, अगर यहां से यहां गया, कम से कम कितनी एक्सिस लगेगी? एक। मैंने एक्स दिखाया, इधर क्या दिखाया, वाई। क्या अब सारा काम एक्स के लॉन्ग ही हो रहा है? बिल्कुल। सो दिस विल बी अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड आल्सो कॉल्ड एज 1D। अब मान लो मैंने प्रोजेक्टाइल बनाया, तो क्या प्रोजेक्टाइल अगर मैंने एक्स यहां बनाई, अब डायरेक्शन चेंज हो गई, क्या वाई में भी आ गया? सो यहां पर एक प्लेन, एक एक्सिस से काम हो रहा है या 2 एक्सिस चाहिए? 2 एक्सिस चाहिए। सो अगर हम बात करेंगे मोशन इन अ प्लेन का, तो क्या हम कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल है? और कुछ है क्या? जो भी आप कॉपी में बना सकते हो, भले वो रैंडम हो। ये आपने बनाया, कैसा मोशन है? 2D।
क्योंकि किसी भी समय अगर आपका इसका पोजीशन लिखना है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो एक्स और एक क्या पता होना चाहिए, वाई, और एक्स और वाई ही बदल रहे हैं, जेड तो इसका हमेशा क्या है, जीरो। तो जो भी आप कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं वो क्या है, मोशन इन अ प्लेन। क्या ये मोशन इन अ प्लेन है? बिल्कुल। सो क्या हम कह सकते हैं सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो मोशन इन अ प्लेन या 2D। ये अलग चैप्टर में है सर्कुलर मोशन, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल। और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का उदाहरण दे सकते हैं आप, कोई डस्टर को मैंने फ्री फॉल करा दिया, क्या स्ट्रेट लाइन में गिरेगा? सो इट इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और अगर हम बात करेंगे मोशन इन स्पेस का, ये यूजुअली आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जहां लगती है, जैसे स्पाइरल पाथ होता है जहां पिच आ जाती है, ये कॉपी से बाहर हमें जाना पड़ता है, सो हेलिकल शेप होती है, सो वो किस में आ जाएगा, स्पेस। इसको हम कह सकते हैं हेलिकल या स्पाइरल, जैसे आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। इस चैप्टर में हम क्या क्या डील करेंगे, 1D और 2D का सिर्फ एक पार्ट, कौन सा, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको आप लिख सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मुझे देख के बताइए, इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक जा रहा हूं, ये 1D है, 2D है, 3D है, 1D। जब तक स्ट्रेट लाइन दिख रही है मोशन कैसा है, 1D। तो मैं यहां पर अपनी मर्जी से एक्सिस एक्स बना सकता हूं। अब यहां बनाने के बाद हो सकता है मैं इधर एक्स दिखा दूं, हो सकता है इधर वाई दिखा दूं, बट रहेगा अभी भी क्या है, 1D मोशन रहेगा, क्या अभी भी 1D मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ नोटेशन हम लिख लेते हैं जो पूरे चैप्टर में यूज होंगे। मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूं, पूरे चैप्टर में मैं यही नोटेशन यूज करूंगा। सबसे पहला नोटेशन है आर। व्हाट इज मेंट बाय आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अगला हमने बात की एस, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने बात की यू, यू क्या होती है, इनिशियल। इनिशियल मतलब जब हमारी घड़ी स्टार्ट हुई, किसी भी समय आप घड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, टी इक्वल टू 0 पर जो गति होगी दैट इज इनिशियल। वी फाइनल, किसी भी समय, किसी रैंडम टाइम टी पर, किसी भी रैंडम टाइम टी पर जो वेलोसिटी होगी इसको किससे लिखेंगे, वी से। ए क्या है, एक्सेलरेशन, ए क्या है, एक्सेलरेशन। और टी क्या है, टाइम। और एक और चीज जो हम यूज करेंगे, डी। डी हम यूज करेंगे किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। whenever we want the distance we'll use the d। यहां तक ओके बात? अब शुरू करते हैं पोजीशन वेक्टर से। ये वही है जो आपने वेक्टर चैप्टर में भी लिखा था, एज इट इज एक बार लिख देते हैं। पहली हेडिंग पोजीशन वेक्टर। भाई हमारे पास स्पेस में एक ये पॉइंट है पी, तो बताइए इस पी की पोजीशन क्या है। भाई आपको कोई फोन करता है आपकी फ्रेंड की, मैं गुम हो गई हूं, मुझे हेल्प करो, कहां पर हूं, तो आप सबसे पहले क्या पूछते हैं, तेरे को आसपास क्या दिख रहा है? तो आप सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, ओरिजिन, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले आप पूछोगे कि भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस और ओरिजिन कौन सा पॉइंट है। अब आप बता पाओगे कि पोजीशन क्या है, अब आप बता पाओगे कि पोजीशन क्या है। सो ये हमारा ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट है 0,0,0। इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट ने एक्स कितना चला, वाई कितना चला और जेड कितना चला, वो इसकी क्या दर्शाएगा, पोजीशन। सो क्या हम लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। सो आई कैन डिपिक्ट इट लाइक दिस, आर वेक्टर। व्हाट इज आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। और वेक्टर को लिखते कैसे हैं, हेड के कोऑर्डिनेट्स माइनस टेल के कोऑर्डिनेट्स। तो क्या आर वेक्टर लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 0 आई कैप लिख दो डायरेक्टली, प्लस वाई माइनस 0 जे प्लस जेड माइनस 0 के। ये हमें किसका मिल गया, पोजीशन वेक्टर। और अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो लिख सकते हैं क्या, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या सारे सहमत हैं?
अब आप मुझे बताइए कि पोजीशन वेक्टर एक्सिस पे डिपेंड करता है? बिल्कुल। अगर इस प्रोजेक्टर की पोजीशन लिखनी है और ओरिजिन वो है तो पोजीशन वेक्टर ये बनेगा, ओरिजिन वो है तो पोजीशन वेक्टर ये बनेगा। क्या पोजीशन वेक्टर सेम रहेगा, बदल जाएगा? बदल जाएगा। सो जो एजर्शन रीजन के लिए ध्यान रखेंगे, पोजीशन वेक्टर depends on coordinate axis, but position does not। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ कि भाई ये प्रोजेक्टर अगर यहां है तो यही है, भले एक्सिस यहां से मैं यहां ले जाऊं, इसकी पोजीशन थोड़ा हिल रही है, ये तो अपने स्थान पर ही है, बट जो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर यूज कर रहे हैं वो बदल जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगर ये पॉइंट था P, एक एक्सिस ये है तो पोजीशन वेक्टर ये है, एक एक्सिस ये है तो पोजीशन वेक्टर ये है। इन दोनों की R की वैल्यू बदल गई, बट जगह तो इसकी अभी भी क्या है? P ही है। सो ये ध्यान रखना, जो पोजीशन है वो एक्सिस पे डिपेंड नहीं करेगी, बट पोजीशन वेक्टर किस पे डिपेंड करेगा? एक्सिस पे। भाई आप जहां खड़े हो, रेफरेंस पॉइंट कुछ भी दें, खड़े तो आप उसी जगह पर है, तो आपकी पोजीशन नहीं बदल रही। क्या बदल रहा है? पोजीशन वेक्टर। तो ये एआर के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, कैसे पता चलता है बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है? बिल्कुल, कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें पता चलता है ना। मान लो आप सारे बैठे हुए हैं यहां पर, क्या आप रेस्ट पर हैं या मोशन में हैं? रेस्ट पर हैं, बट स्पेस में कोई आपको देखे तो आप अर्थ के साथ घूम रहे हैं क्या? सन के अराउंड। तो यू कैन बी कॉल्ड इनटू व्हाट? मोशन। तो स्टेट और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स हैं, ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। सपोज ये रूम फ्री फॉल कर रहा है या स्पेस में फ्लोट कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, मैंने पूरा ब्लैक कर रखा है बाहर से, आपको तो ये लग रहा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आप क्या हो? रेस्ट पे, बट एक्चुअली में क्या है? मोशन। सो जो रेस्ट और मोशन है, दे आर relative terms, relative terms, they are described with respect to observer, they are described with respect to observer। लिखते चले, छोटी छोटी चीजें। कैसे पता चलता है कि बॉडी जो है वो चल रही है? जो आर है वो चेंज हो जाएगा किसी भी दिशा में, है ना। dr बढ़ सकता है, घट सकता है, किसी भी दिशा में आर चेंज हो सकता है। तो अगर हमारा आर चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे पार्टिकल क्या है? मोशन में। तभी जब हमें वेलोसिटी निकालनी होती है तो हम देखते हैं आर किस रेट से चेंज हो रहा है। सो जब हम वेलोसिटी लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? डी आर बाय डी टी। आर मतलब पोजीशन वेक्टर किस रेट से बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो मतलब उसी दिशा में हम जा रहे हैं, घट रहा है तो हम विपरीत दिशा में आ रहे हैं। सो आर हमारा यहां पर पोजीशन इंडिकेट करता है और उसका रेट ऑफ चेंज क्या देता है? वेलोसिटी। लिखते चले यार। चलिए आगे लिखते हैं हम। नेक्स्ट हेडिंग आएगी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बड़ी स्टैंडर्ड चीजें हैं, इसमें हम ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बंटवारा करके एक साइड लिख देते हैं डिस्टेंस और एक साइड लिख देते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस अगर हमें बात करेगा तो क्या है? इट इज टोटल पाथ लेंथ।
अगर मैं ये धागा बिछा दिया और इसी के ऊपर चल रहा हूं, तो इस धागे की जो टोटल लेंथ होगी वो मेरा क्या कहलाया जाएगा? टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ। और अगर मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की, तो मुझे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहे हैं, ये वेक्टर होती है तो दोनों चीजें बतानी है। हुज मैग्नीट्यूड is the shortest distance between 2 points and its direction is from initial to final point। अब मान लीजिए अब अपने घर से चले एलन की तरफ, क्या सीधा चलते हैं एकदम कि लेजर बनाई और बिल्कुल सीधा, साथ में कोई भी आ रहा है सीधा चलते रहेंगे, बिल्डिंग आएगी बीच में होल करके चले गए? नहीं, आप जो डिस्टेंस है वो रैंडम कहीं भी किसी भी पाथ को फॉलो करके जाते हैं। बट अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? सब छोड़ के सिर्फ हॉस्टल इनिशियल पॉइंट है और एलन क्या है? फाइनल पॉइंट। यहां से यहां तक जो वेक्टर बनाएंगे दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है? बिल्कुल होता है, बट उसकी डायरेक्शन क्या होती है? इनिशियल से फाइनल पॉइंट। ये फाइनल है और ये क्या है? इनिशियल। हो सकता है चेंज हो जाए, हॉस्टल से एलन जाएंगे तभी थोड़े टाइम बाद एलन से कहां जाएंगे? कॉलेज। तो अब ये इनिशियल पॉइंट बन गया और ये क्या बन गया? फाइनल पॉइंट। सो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सब किस पर डिपेंड करता है? घड़ी पर। जहां मैंने घड़ी जीरो कर दी वो पॉइंट क्या बन जाएगा? इनिशियल, और दूसरा क्या बन जाएगा? फाइनल। कोई दिक्कत नहीं अभी। ये है डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताइए, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है? कि घर से तो निकले हैं, हॉस्टल से 3-4 घंटा घुमा गया है, वापस कहां गए हैं? हॉस्टल में। तो मतलब डिस्टेंस तो कवर किया है बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। और होती भी आपकी, आप सुबह 6 बजे चले घर से, हॉस्टल से ही, और फिर थोड़ी देर बाद एलन से वापस कहां पहुंच गए? हॉस्टल। क्या इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया? बिल्कुल। तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, वो तो हमारी कन्वेंशन पे डिपेंड करता है। अगर हमने कहा राइट वाला पॉजिटिव है, लेफ्ट वाला नेगेटिव है, मैं यहां खड़ा हूं, अगर इस साइड 2 मीटर गया तो मेरी डिस्प्लेसमेंट +2, और यहीं से अगर मैं इस साइड गया तो डिस्प्लेसमेंट -2, और घूमकर वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्टेंस या तो जीरो होगा कि मैं एक ही जगह पर खड़ा हूं, या पॉजिटिव होगा, कैन ओनली बी जीरो और पॉजिटिव। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? कि भाई आपको ऑटो में बैठे, ऑटो वाले ने बोला जितना डिस्टेंस होगा उस हिसाब से पैसे लेंगे, तो आप घूम के पूरे वापस शहर में अपने घर आ गए, तो आपने बोला डिस्टेंस जीरो है, क्या सही है? नहीं, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। जितना भी आप चलेंगे डिस्टेंस तो हमेशा क्या होता जाएगा? ऐड होता जाएगा। जो आपका ओडोमीटर रहता है उसमें डिस्टेंस आता है गाड़ी में, स्पीडोमीटर में स्पीड आ जाती है। सो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट दोनों हो सकता है। आगे कौन बड़ा होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस। बराबर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो क्या हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस तो स्केलर है और ये क्या है? वेक्टर। तो कंपेयर करने के लिए पहले इसको क्या बनाया? स्केलर, और फिर हमने इसको क्या किया? कंपेयर। बराबर कब होंगे? जब मेरी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। मैं यहां से गया 3 मीटर और यहां रुक गया, तो मेरा डिस्टेंस भी 3, डिस्प्लेसमेंट भी 3। बट अगर मैं वापस 3 आ गया तो मेरा डिस्टेंस तो 6 हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गए? 0। तो हमेशा डिस्टेंस बड़ा होगा या क्या हो सकता है? बराबर। कब सेम होगा? डिस्टेंस will be equal to displacement only when particle moves in a straight line, particle moves in a straight line and does not change the direction। दिशा नहीं बदलनी चाहिए। अगर दिशा बदली है तो डिस्टेंस बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? छोटा।
और एक चीज लिख सकते हैं, ये स्केलर है वेक्टर है, स्केलर है, यहां लिख देता हूं, बीच में तो लिख रहा हूं स्केलर है, और ये क्या है वेक्टर, इसका यूनिट क्या है एसआई यूनिट मीटर, और इसका भी क्या है मीटर, इसका भी एसआई यूनिट क्या है मीटर। लिखते चलिए। अच्छा, अगर मेरी डिस्प्लेसमेंट 0 है तो क्या मैं कह सकता हूं मैं चला ही नहीं? नहीं। क्या ऐसा कहना सही है कि मेरी वेलोसिटी हमेशा ही 0 थी? क्या मैं हमेशा रेस्ट पर था? नहीं। हो सकता है मैं घूम के वापस वहीं आ गया हूं, बट अगर मेरा डिस्टेंस 0 है तब तो ऑब्वियसली बात है, अगर ऑटो में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो ऑटो खड़ा होगा एक जगह पर। कार अगर उसका स्पीड डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो मतलब वो क्या होगा रेस्ट पर। सो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर बॉडी टू बी एट रेस्ट? डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0 या डिस्टेंस शुड बी 0? डिस्टेंस शुड बी 0। डिस्प्लेसमेंट तो हो सकती है, अब वहां जाके वापस आए, बट डिस्टेंस क्या होना चाहिए 0। ठीक है, नेक्स्ट। हो गया नोट सबका? करते हैं शुरू यार। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसी के नीचे लिखेंगे आप, या अलग से आप चाहें तो हेडिंग डाल के लिख लेते हैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट दोबारा से। मान लीजिए आप पहले पॉइंट पर थे पी पर, अब आप पहुंच गए क्यू पर, क्या मुझे यह जानना जरूरी है किस पाथ से गए? नहीं। हो सकता है आप इस पाथ से गए, ये तो मुझे क्या देगा डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये शॉर्टेस्ट पाथ, क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा? ध्यान से देखिए, क्या इस डिस्प्लेसमेंट को मैं वेक्टर से लिख सकता हूं, इसका वेक्टर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, क्योंकि ट्राइंगल लॉ क्या कहता है दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। सो क्या हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते हैं एस वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। सो अगर ये कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है और ये है x1 y1 z1, सो व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 इंटू आई, y2 माइनस y1 इंटू जे, प्लस z2 माइनस z1 इंटू के। ये हमारे पास क्या आ गया s। और अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या लिखते हैं अंडर रूट। क्या ये आपने मैथ्स में पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला? बेसिकली डिस्टेंस नहीं है, क्या फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला। हम मैथ्स में जो लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला, क्योंकि डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट्स के बीच का। ये सारी चीजें पता है, हम लिखे जा रहे हैं फिर भी यार, लिख देना बेसिक चीजें भी यार। अगर आपको लगता है पता है तो मैं छोड़ देता हूँ, डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ, बट मेरी आदत नहीं है यार, मुझे रात को नींद नहीं आएगी। जो एक बार बोलना है वो एक बार क्लास में जरूर बोला जाएगा, भले बहुत आसान पार्ट है। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब शुरू करते हैं गर्ल्स क्वेश्चन। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए।
लिखते चलिएगा। सब में कहां से कहां निकालना है, ए से बी, मतलब इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल क्या है, बी। आई होप मुझे कलम ना उठाना पड़े इस क्वेश्चन में। कल गुड न्यूज सबको मिल गई होगी। चलिए कार्रवाई आगे। डिस्टेंस मैं लिख देता हूं, 6 + 2 8, 3 + 4 7, 6 + 5 + 6, कोशिश करेंगे 17 मीटर। बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट आप लिख दीजिए, पहले का 4। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप कितना है, ये 4। तो डिस्प्लेसमेंट ये 6 थी, 2 वापस आ गए तो रह कितना आ गया, 4। सो डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, 4 मीटर। इधर ध्यान, क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये 90 बना होना चाहिए, मैं बना देता हूं। अब 90 बना है तो क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाइथागोरस से आ जाएगा, कितना होगा, √3² + 4² यानी 5। और यहां पर ये भी हमें बना होना चाहिए, हाँ है ना। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, क्या ये शॉर्टेस्ट होगा, तो मैं ऐसे दिखा दिया इसको, ये ए ये बी। क्या ये ऊपर की तरफ 5 है, ऊपर की तरफ कितना है, 5। और इधर 6 + 6 कितना हो गया, 12। तो क्या ये पाइथागोरस से निकाला जा सकता है, सारे सहमत हैं यार। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, इसका यहां बना दिया डायग्राम। तो आ गया √5 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया, 13 मीटर। 13 मीटर। आप चाहें तो कोऑर्डिनेट भी लिख सकते थे इसमें, देखो ये था आपके पास। आप क्या करो, इसका कोऑर्डिनेट लिख दो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0। तो ये 6 चला तो कितना आ गया, 6 0। अब ऊपर कितना चले गए, 5, तो क्या हो गया 6,5। और यहां से 6 और आ गए तो x और बढ़ गया, क्या हो गया 12,5। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, 0 0 से 12,5 पर चले गए, तो आंसर क्या आएगा, 13। क्या क्लियर है बात सबको, ठीक है। मूविंग ऑन यार, ये हमारे पास हो गया थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं इधर सर्कल वाले केस में, फिर चलेंगे क्यूबॉइड में, फिर चलेंगे साइक्लॉइड में। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। गर्ल्स करेंगे एंजॉय। ए से शुरू होके वापस यहीं आगे बी, रेडियस कितना है, आर। अगले केस में हमने किया आधा सर्कल ए से बी, उससे बाद हमने किया क्वार्टर सर्कल, और फिर हमने किया थीटा। ये ए, ये बी, ए, ये बी।
इधर है डिस्टेंस, इधर है डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, पहले में आधा सर्कल है पूरा, पूरा तो डिस्टेंस क्या होगा 2πr, डिस्प्लेसमेंट 0, पूरा घूम के वापस वहीं पहुंच गए। सेकंड केस में क्या आधा सर्कल है, कितना πr, और डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक डायमीटर है, सो कितना है 2r, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए सब भूल के सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखना होता है, वो कितनी दूर है 2r, और यहां पर πr/2 और आधा हो गया, इसका आधा, और डिस्प्लेसमेंट ये है गर्ल्स। क्या पाइथागोरस से लिखा जा सकता है? बिल्कुल यार, बहुत बड़े हैं आप, ये बच्चे वाले काम खत्म करते हैं, बट बच्चे वाले सवाल आते भी हैं तो इसलिए एक बार लिख रहे हैं। इधर आ गए, अब मुझे बताइए व्हाट इज द पाथ लेंथ? आर थीटा कह सकते हैं बिल्कुल, और थीटा किसमें डलेगा? रेडियन में। अगर आप देखो थीटा डिग्री में डाल रहे हैं तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, रेडियन में लगा रहे हैं तो डायरेक्टली आर्क किसके बराबर होती है? आर थीटा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो बेसिकली किसके बराबर है? आर्क लेंथ। सो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है? आर इंटू थीटा, और थीटा किसमें डलेगा? रेडियंस में। जैसे इस पूरे सर्कल में थीटा 2π रेडियन होता है, तो आंसर क्या आ गया? 2π इंटू आर, 2π इंटू आर। और अब यहां आ गए, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? अब डिस्प्लेसमेंट बताइए, क्या हम इस वेक्टर में से इस वेक्टर को घटा रहे हैं? तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो cos थीटा/2 आता है या sin थीटा/2? तो ये आंसर आएगा क्या? 2r sin थीटा/2, 2r sin थीटा/2। ये रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक वेक्टर ये इसका मैग्नीट्यूड भी आ रहा है और इसका भी आ रहा है, एडिशन करेंगे तब तो ये बनेगा 2r cos थीटा/2, बट हम एडिशन नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या आंसर आएगा? 2r sin थीटा/2। ये फॉर्मूला आपका क्लॉक में यूज होगा, will be used in clock, will be used in clock। अब चलते हैं हम क्यूबॉइड पर। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये है हमारा क्यूबॉइड। ध्यान बोर्ड पर सबका। ये एक रेक्टेंगल है और अब ये बन गया क्या? क्यूबॉइड। ये क्या बन गया? क्यूबॉइड। ये साइड है हमारी 4 मीटर, ये है 3 मीटर, और ये है 12 मीटर। जो मैंने रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर पार्टिकल चला है। ये पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट है बी। ए से बी बताना है। क्या 13? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। क्यूबॉइड में क्या करें यार? कोऑर्डिनेट लिख लें। अब कोऑर्डिनेट लिख लें। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। क्या ए का कोऑर्डिनेट 0,0 लिख सकते हैं? बोर्ड पर ध्यान एक बार। ठीक है। अब यहां से कितना चले हम? 12। किस डायरेक्शन में? एक्स। सो बी का जो कोऑर्डिनेट चेंज होगा वो कौन सा चेंज होगा? एक्स का। ए का 0,0 था, इस एक्स के लॉन्ग चल रहे हैं, और ये इसको नाम सी दे देते हैं लेटर से, ये सी, ये डी। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कौन सा चेंज हुआ? एक्स। कितना एक्स चला? 12। तो क्या कोऑर्डिनेट होगा? 12,0,0। चेक कर लीजिए। क्या ए से सी जाने के लिए हम एक्स के लॉन्ग चले? बिल्कुल। सी से डी जाने के लिए किसके लॉन्ग चले? वाई के लॉन्ग। तो जो सी का था वो तो रहेगा ही डी के लिए, बट वाई वाला चेंज हो जाएगा। 12,4,0।
फिर डी से बी जाने के लिए हम किस में चले हैं, जेड में, पॉजिटिव जेड में चले। सो जो डी का कोऑर्डिनेट था वो तो रहेगा ही, बस जेड वाला और ऐड हो जाएगा, कितना 3। अब आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो आपको दिख गया, डिस्टेंस कितना चला है बताइए जल्दी से। डिस्टेंस तो पहले चला है कितना 12, फिर चला है 4, फिर चला है 3, 12, 4 और 3, तो डिस्टेंस तो आ गया कितना 19। बट डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला बताया था गर्ल्स, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर वाला याद है क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर और z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो हम a और b का बीच में लिख रहे हैं, तो a का कोऑर्डिनेट है हमेशा 0, 0 और 0, और b का कोऑर्डिनेट क्या है 12, 4, 3, 12, 4, 3। सो वापस से आ गया 144 प्लस 16 प्लस 9 यानी रूट 169 और ये आ गया 13। अब हमारा बच्चा है साइक्लॉइड। साइक्लॉइड मतलब जो पहिया चलता है, व्हील जो चलता है हमारा, उसका जो पाथ बनता है, उस पर आते हैं। जल्दी से हो गया नोट। ये क्यूबॉइड वाला आपने वेक्टर में भी किया हुआ है, बट स्टिल एक बार मैंने लिख दिया यार। वहां पे आपने जो 3D वेक्टर पढ़ते हैं तो 3D रेजोल्यूशन में भी किया हुआ है और वहां बनाया भी हुआ है, दोहरा दिया एक बार। आर का ये वाला डिस्टेंस, ये भी आपने वेक्टर में सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, दिखा देता हूं आपको मैं। अगर ये दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है और आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस यही होता है, क्योंकि डिफरेंस होता है इसमें से इसको घटा रहे हैं तो इसको पीछे ले गए, ये माइनस आर हो गया, और फिर इनका रिजल्टेंट, तो इनका रिजल्टेंट यही आएगा जो ये है। सो इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, प्लस होता है माइनस माइनस, तो ये जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा, कॉमन क्या आएगा 2r स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और जब ये लिखेंगे तो 2 और 2 बाहर, आर बाहर और साइन थीटा बाय 2 बाहर। इसलिए याद रख लेना डिस्प्लेसमेंट के लिए जब भी दो बराबर वेक्टर उनके बीच का एंगल पता है तो हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या 2r साइन थीटा बाय 2, भूलना नहीं है 2r साइन थीटा बाय 2। स्ट्रेट लाइन हो गई, सर्कल हो गया, क्यूबॉइड हो गया, अब चलेंगे साइक्लॉइड पर यार। देखिए एक स्टेटमेंट लिख लें, भाई मान लेते हैं एक सर्कल है, इस पर मैंने एक पॉइंट डिस्क्राइब कर दिया लेटस से, ये पॉइंट दिखा दिया इधर। अब आप इस पॉइंट को देखिएगा, अगर अपनी जगह पे है तो कैसा पाथ कर रहा है, सर्कल, अपनी जगह पर है तो कैसा पाथ कर रहा है, सर्कल, तो हम बोलेंगे इट्स पाथ विल बी सर्कुलर मोशन। अब अगर ये यहां से 180 डिग्री घूम गया, या हमने कहा यहां पर था, इस पॉइंट पर था और 180 डिग्री घूम गया, तो क्या आपको ये वाला फिगर दिखाई देगा। सो यहां से लेके यहां तक पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई इसकी 2r। अगर ये यहां पर था और पूरा घूम गया तो पहला पार्ट हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। ये तो अभी सर्कल में घूम रहा था, अब ये जमीन पर भी चलेगा, ये जो पॉइंट है वो घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है,
अब जो आपको इसका पाथ दिखाई देगा, ये वाला जो पी पॉइंट है, थोड़ी देर बाद पी पॉइंट का यहां होगा, फिर थोड़ी देर बाद पी पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पर आ जाएगा, आएगा। अगर इसको मैं देखूं तो ये जो पाथ बनाएगा पी पॉइंट, इस पाथ को बोलते हैं क्या, साइक्लॉइड। क्या बोलते हैं, साइक्लॉइड। सो ये याद रखना, साइक्लॉइड क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है डिस्प्लेसमेंट इन द साइक्लॉइड पाथ, तो आपको नाम बताना चाहिए बस। साइक्लॉइड इज द पाथ ऑफ अ पार्टिकल रोलिंग ऑफ अ पॉइंट ऑन अ डिस्क रोलिंग ऑन ग्राउंड। रोलिंग ऑन ग्राउंड। अगर आप मुझे डिस्क क्या कर रही है, डिस्क तो आप बोलते हैं ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रही है, पॉइंट पी किस पाथ पर चल रहा है। अगर मैं अंधेरा कर दूं, इस पी पॉइंट पर लाइट लगा दूं और इसको मूव करूं, तो लाइट मेरे को इस पॉइंट पर जाती हुई इस तरह दिखेगी। सो जो इसका पाथ होगा, इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, साइक्लॉइड। अब हमसे ये बोला गया, क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट when wheel makes half revolution. What do you mean by half revolution? मतलब आधा घूमा है। आधा घूमा है तो क्या पी पॉइंट घूम के वापस वहीं आ गया या हाईएस्ट पॉइंट पर चला गया? तो ये व्हील नीचे कितना खुलेगा ये बताइए मुझे। यहां से यहां गया तो क्या आधा सर्कल ही खुलेगा, पाई आर? हाँ या ना? क्योंकि अगर ये घूम रहा है साथ साथ आगे भी जा रहा है, अगर ये पूरा एक रोटेशन कर लेगा तब तो कितना आगे जाएगा, 2 पाई आर। आधे रेवोल्यूशन पे 2 पाई आर चलेगा या पाई आर, पाई आर। अब आप मुझे बताइए, सिर्फ डिस्टेंस हटा देते हैं यहाँ पर, हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालना है क्योंकि वो हमारे कोर्स के बाहर है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन द व्हील मेक्स हाफ रेवोल्यूशन। तो अब ये इनिशियल पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, फाइनल। क्या ये पता चल गया, पाई आर। और ये दूरी कितनी होगी, 2 आर। क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला जा सकता है? क्या होगा, क्या होगा यार, अंडर रूट पाई आर का स्क्वायर प्लस किसका, 2 आर का। यानी आर बाहर चला गया, पाई स्क्वायर प्लस 4। क्या कोई डाउट किसी को? अगर कोई बोले पूरे रेवोल्यूशन पर फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी इन फुल रेवोल्यूशन, अब देखेंगे क्या पी पॉइंट हवा में होगा या वापस जमीन पर आ जाएगा। वापस जमीन पर आ गया, ये पी पॉइंट यहां था, अब वापस पी पॉइंट कहां आ गया, जमीन पर। और कितना खुला होगा ये, 2 पाई आर। तो क्या ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। सो व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट, 2 पाई आर। बोलो यहां पर भी तो पाई आर ही खुला था, पाई आर क्यों नहीं आंसर आया, क्योंकि पी पॉइंट नीचे नहीं रहा, अब कहां चला गया, ऊपर। तो हमें ये लेना पड़ा। सेकंड केस में पी पॉइंट वापस कहां गया, नीचे। सो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 पाई आर। ज्यादातर आने की संभावना इस वाले की या पहले वाले की। ये एक साइक्लॉइड हमने कर दिया, लिखते चले। आज हम थोड़ी देर तक क्या निकालेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। चलिए भाई लिखें इसके बाद, हाफ रेवोल्यूशन में पी पॉइंट ऊपर चला जाएगा, नीचे व्हील खुलेगा पाई आर, ऊपर है 2 आर, तो पाइथागोरस से आ गया।
घड़ी का एक सवाल लिख रहे हैं हम। A minute hand is 7 centimeter long. Find the displacement and distance of tip of minute hand between 6 p.m. and 6:10 p.m. 6 बजे जो है घड़ी का जो मिनट वाला हैंड है वो यहां होगा और ये होगा आर हैंड और 6:10 पर कुछ ऐसा होगा। ये थोड़ा सा हिल जाएगा और ये जो है दो पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पर। क्या सहमत है सारे? घड़ी देखनी आती है सबको? तो ये हमारा मिनट हैंड। हमें किसकी बात करनी है, आर हैंड की या मिनट हैंड की? मिनट हैंड की। तो आर हैंड पर फोकस नहीं करूंगा, तो मैं बोलूंगा मिनट हैंड पहले यहां था 12 पे, अब मिनट हैंड कहां पर आ गया? 2 पर। अब मैंने दोनों फिगर दिखा दी। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस किसकी पूछ रहा है? इस टिप की। क्या ये टिप सर्कल में चलेगा? क्या अगर ये डिस्टेंस आर है, ये एंगल थीटा है, व्हाट विल बी डिस्टेंस? क्या डिस्टेंस तो आर थीटा होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? आर्क, एंड आर्क इज इक्वल टू व्हाट? आर थीटा। क्या सहमत है सारे? अब मुझे सोच के बताइएगा, यदि मैंने ये बोला 12 से 3 कितना होता है? 90 डिग्री। तो हर एक में कितना होगा? 30 डिग्री। सहमत है सारे? सो 12 से 2 तक कितना एंगल घूमेगा? 60 डिग्री, क्योंकि यहां से यहां कितना होता है? 90, और ये 12, ये 1, ये 2 और ये 3, तो यहां से यहां कितना होगा? 60 डिग्री। सो क्या थीटा 60 डिग्री आ जाएगा? रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। थीटा कितना है? 60 डिग्री। क्या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे? 60 पाई बाय 180। सो ये आ गया अपने पास कितना? 7 पाई बाय 3। पाई को भी आप पटक सकते हैं, कितना? 22/7। सो आंसर क्या आ गया? 22/3। यूनिट इसका कौन सा है? सेंटीमीटर। तो आंसर भी किसमें आएगा? सेंटीमीटर में। चाहे आप लिख लीजिए 7.33 सेंटीमीटर। गर्ल्स ध्यान यहां पर, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट? क्या डिस्प्लेसमेंट में दोनों साइड सेम है? तो हमें फॉर्मूला याद है यार, क्या था डिस्प्लेसमेंट? 2r sin θ/2। इसलिए कहा था याद कर ले, यहां टाइम बचेगा। r कितना है? 7। थीटा यहां से यहां कितना घूमा है? 60 डिग्री। कितना घूमा है? 60 डिग्री। सो ये आ जाएगा sin 60/2, यानी sin 30 डिग्री। व्हाट इज sin 30 डिग्री? हाफ। sin 30 डिग्री इज हाफ। सो आंसर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। थोड़ी कॉमन सेंस भी लगा सकते थे, अगर ये दोनों बराबर है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये सारे एंगल ही 60 होंगे। सारे 60 होंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। ये 7 है, ये 7 है, तो ये भी क्या होगा? 7 होगा। क्या क्लियर है बात सबको? ठीक भाई। अगर कोई भी बोले कि सर ये क्लॉक वगैरह हमें आता है पहले ही 9th क्लास में, तो मैं नहीं कराऊंगा यार। ये तो 9th क्लास का सवाल है। लेट्स टॉक अबाउट न्यूज। मैं थ्रू आउट ईस्ट को रिप्रेजेंट करूंगा किससे? पॉजिटिव एक्स यानी आई कैप से। और वेस्ट को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? माइनस आई कैप से। नॉर्थ को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? जे कैप से। और इसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा? माइनस जे कैप से। नॉर्थ ऊपर नहीं है, नॉर्थ कहां है? आगे। साउथ कहां है? पीछे। और ईस्ट आई कैप और वेस्ट माइनस आई कैप। मान लीजिए आपकी कॉपी में जैसे आपने बनाया, आपकी कॉपी में दिखेगा मेरा बोर्ड तो वर्टिकल है, आपकी कॉपी क्या है? हॉरिजॉन्टल। आपके में बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन दिखेगा, आगे की तरफ नॉर्थ, पीछे की तरफ साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। अब हम शुरू करते हैं।
राजू moves 8 meter east and 6 meter north. Find distance and displacement. गर्ल्स शुरू हो जाएंगे, राजू की हेल्प करेंगे। राजू सबसे पहले कहां गया है? 8 मीटर ईस्ट। सो अगर मैं बोलूं राजू पहले अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहे तो पहले चला 8 आई कैप, ईस्ट इधर है, उसके बाद नॉर्थ चला कितना 6, तो फाइनल क्या आ गई 6 जे कैप। क्या ये हमारे पास आ गई राजू की डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख सकते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट ये आ गई, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया 10। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में है। तो 6i 8i प्लस 6j ये होता है, 8 इधर और 6 इधर, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट आई है ये। अब देखिएगा इधर, ये एंगल थीटा हमें निकालना है, ये एंगल हमें थीटा निकालना है। व्हाट इज tan थीटा? देखिए बताएंगे। tan थीटा किसके बराबर आएगा? 6/8, यानी कितना 3/4। सो व्हाट इज थीटा? 37 डिग्री। क्या सहमत है? अब 37 डिग्री हम कहां से घूमे? पहले हमारा मुंह ईस्ट की तरफ था, वहां से कितना घूमे? 37 डिग्री। किसकी तरफ? साउथ या नॉर्थ? तो हम लिखेंगे कैसे? ध्यान से देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे? रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, पहला चला कितना डिस्प्लेसमेंट? 10 मीटर, तो हम बोलेंगे 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगला नोटेशन ये है, दोनों सही है, 10 मीटर। पहले हमारा मुंह किसकी तरफ है? ईस्ट की तरफ। पहले हमारा मुंह किसकी तरफ है? ईस्ट। अब हम कितना घूमे? 37 डिग्री। किसकी तरफ? नॉर्थ। दोनों नोटेशन सही है। अगर मैं ऑफ करके नहीं लिख रहा, ई एन करके लिख रहा हूं इस तरह से, तो मैं बोलूंगा पहले मुंह किसकी तरफ था? ईस्ट की तरफ। ईस्ट से कितना घूमे? 37। कहां घूमे? नॉर्थ की तरफ। क्या साउथ की तरफ घूमे? नहीं, नॉर्थ की तरफ। तो क्या लिखेंगे? ईस्ट 37 डिग्री नॉर्थ। क्या रिप्रेजेंटेशन सबको समझ आ गया? क्वेश्चन तो आसान होगा, बस ऑप्शन में ये देखना कि इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, खुद कर लीजिएगा। आज पूरे लेक्चर में हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ रहे हैं यार। कौन सा? पहला रिप्रेजेंटेशन। देखेंगे जब भी आप बोलेंगे ऑफ लिखा हुआ है तो उल्टा पढ़ना शुरू करेंगे। पहले हमारा मुंह कितना है? ईस्ट की तरफ है। अब वहां से कितना घूमे? 37 डिग्री नॉर्थ। बात समझ आ गई? जैसे पहले मैं इधर हूं, ईस्ट की तरफ देख रहा हूं, अब मैं 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ घूम गया। नॉर्थ इस तरफ है ना, 90 डिग्री नहीं घुमा, कितना घुमा? 37 डिग्री। दूसरा तरीका ये है कि जो पहले देख रहे हैं उसको पहले लिखेंगे, उसमें ऑफ नहीं आएगा। पहला ध्यान कहां था आपका? ईस्ट की तरफ। फिर वहां से कितना घूमे? 37 डिग्री। किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ। अब आप मुझे बिना क्वेश्चन के पहले ये बताइए कि इसको क्या लिखें हम? ये डिस्प्लेसमेंट है। पहले हमारा मुंह किसकी तरफ है? वेस्ट की तरफ, और वहां से हम कितना घूम रहे हैं? 40 डिग्री। तो हम बोलेंगे 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। या फिर पहले हमारा मुंह किसकी तरफ है? डब्ल्यू। अब किसकी तरफ जा रहा है? एन की तरफ। कितना? 40 डिग्री। कितना? एन। सहमत है सारे यार? एक और पूछ लें, आप सही बताएंगे। मान लेते हैं ये है अपने पास और ये डिस्प्लेसमेंट है। बोलिए, पहले हमारा मुंह किसकी तरफ है? साउथ। उससे कितना घूमे? 60 डिग्री। किसकी तरफ? वेस्ट की तरफ। या फिर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। क्या लिखना आ गया सबको? है दोनों में से कोई भी नोटेशन पेपर में ऑप्शन में आ सकता है। और अगर एंगल 45 डिग्री आ जाए, मान लेते हैं ये ऐसे होता 45 डिग्री, तो हम यहां क्या लिखते हैं? 45 45 और 45 दोनों के बीच में आता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, नॉर्थ वेस्ट। ये भी सही है। कब? जब एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, और किसी एंगल पर नहीं।
नॉर्थ वेस्ट का तात्पर्य यह है बिल्कुल उसके मध्य में है। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, लिखिए। साइन कॉस टेन सबको पता है यार। व्हाट इज टेन 4/3? 53 डिग्री। लिखिए क्वेश्चन। राजू मूव्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जगह खाली छोड़ सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। राजू मूव्स, राजू मूव्स 7 मीटर, 7 मीटर वेस्ट, 8 मीटर साउथ, 8 मीटर साउथ एंड 13 मीटर ईस्ट। राइट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वह डिस्टेंस तो सारे जोड़ देंगे शुरू में, जो दे रखा है। कितना कितना चला है वो जोड़ देंगे। पहले कितना चला है 7, अगला कितना चला है 8, अगला कितना चला है 13, तो कितना चला है टोटल 28 मीटर। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, किसी भी दिशा में जाए डिस्टेंस तो ऐड होगा। अब आई कैप जे कैप में लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए आई कैप जे कैप के लिए यार। डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था, वेस्ट को क्या मानेंगे -i, ईस्ट को क्या मानेंगे i, नॉर्थ को j और साउथ को -j। सबसे पहले क्या बोला उसने 7 मीटर वेस्ट, फिर क्या बोला है 8 मीटर साउथ, फिर क्या बोला है 13 मीटर ईस्ट। तो देखो ये बोला हुआ है, मैं लिख देता हूं 7 मीटर वेस्ट मतलब -7i, 8 मीटर साउथ मतलब -8j और 13 मीटर ईस्ट मतलब 13i। तरीका देख लो एक बार, सहमत है सारे? अब व्हाट इज 7 माइनस एंड 13? 6i माइनस 8j। अब लास्ट में इसको प्लॉट किया जाएगा, लास्ट में इसको प्लॉट किया जाएगा। व्हाट इज 6i टुवर्ड्स दिस, ये 6 एंड -8j नीचे की तरफ, 6 है और 8j का है नीचे की तरफ, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गई, ये डिस्प्लेसमेंट आ गई एस। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ऑप्शंस आपको पिक करने हैं कौन सा सही है। पहला ऑप्शन ये था ईस्ट, ये क्या है साउथ। पहला ऑप्शन है आपका ईस्ट 37 डिग्री साउथ, दूसरा ईस्ट 53 डिग्री साउथ, तीसरा 37 डिग्री ईस्ट, चौथा साउथ 53 डिग्री ईस्ट। सबसे पहला काम है थीटा निकालना ट्राइंगल से। क्या निकाल सकते हैं थीटा? व्हाट इज tan थीटा गर्ल्स? परपेंडिकुलर बाय बेस 8/6, ये गलत मत लिख देना। सो थीटा कितना आ गया 4/3 यानी 53 डिग्री। अब आप ये देखिएगा 53 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये है कि इस डिस्प्लेसमेंट की यहां से जो एंगल आया है वो कितना है 53 डिग्री। तो पहले हमारा मुंह किसकी तरफ है ईस्ट की तरफ, और वहां से कितना घूमे 53 किसकी तरफ साउथ की तरफ। सो ईस्ट की तरफ है और कितना घूमे 53 डिग्री किसकी तरफ साउथ। क्या ये सही है? बट अगर हमारा मुंह ऑलरेडी साउथ की तरफ होता तो यहां से कितना घूमना पड़ता 37 डिग्री। ये भी सही आंसर। अगर हम साउथ की तरफ देख रहे हैं तो इधर कितना घूमना पड़ेगा 37। तो अगर साउथ से शुरू कर रहे हैं तो हमें कितना घूमना पड़ रहा है 37 किसकी तरफ ईस्ट की तरफ। ये भी सही है। कोई एक आंसर दिया होगा। एंगल लिखना आ गया सबको यार? कहीं भी डाउट हो तो पूछ लें। डिस्प्लेसमेंट तो आप निकाल लेंगे आराम से, बस एंगल डायरेक्शन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
अब एक अंग्रेजी में सवाल लिख लेते हैं। एक पंछी का सवाल लिख लेते हैं। बर्ड पर बेस्ड लिखे। लिखे, अ बर्ड इज एट अ हाइट, अ बर्ड इज एट अ हाइट 19 meter from ground. 19 meter from ground. It flies. It flies. It flies 6 meter north, 8 meter west, and reaches to a height. Reaches to a height. पहले 19 दे रखी थी. Reaches to a height 29 meter. Find its displacement. Find its displacement. गर्ल्स पहले हाइट को छोड़ दो और मुझे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में बताओ. पहले पंछी ने क्या किया है? कितना नॉर्थ? 6. क्या 6 जे कैप लिख दूं नॉर्थ के लिए? नॉर्थ के लिए क्या लिख दिया? 6 जे कैप. उसके बाद क्या किया पंछी ने? 8 कहां? वेस्ट में. तो हमने लिख दिया क्या? -8i. क्या यहां तक ठीक है बात? ये तो हमारा कॉपी के ऊपर काम हो गया. पहले कॉपी की अगर हाइट 19 मीटर थी, अब वो ऊपर कितना चला गया? 29. तो मतलब जेड डायरेक्शन में भी गया है ना. नॉर्थ वेस्ट हो गया, साथ में कहां गया? वर्टिकल. जब भी वर्टिकल हाइट चेंज हो रही है तो हम कौन सा यूज करेंगे? के कैप. कौन सा यूज करेंगे? के कैप. तो पहले कितने के कैप पर था? 19 पर. बाद में कितने पर आ गया? 29. तो कितना चेंज हुआ? 10 के. ये लिखने का तरीका है. वही तरीका बताऊंगा जो हर जगह फॉलो होगा और गलती होने के चांस कम. नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ का जैसे करते हैं करते रहेंगे और लास्ट में काम कर देंगे. अगर वो बेसमेंट में चला जाता तो फाइनल क्या हो जाती? नीचे की तरफ चला जाता है. सो इसका आंसर देखिए क्या आ जाएगा. 6j -8i + 10k. क्या रिजल्टेंट निकालना आता है? 6, 8, 10, 36, 64, 100. 200 आ गया. 200 मतलब 10√2. ये बर्ड का भी प्रॉब्लम हो गया. मॉड्यूल लाइव है सारे? दिखाइए एक बार. डायरेक्शन आपको फिर वो लिखना पड़ेगा जो डायरेक्शन कोसाइन पढ़े आपने. कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा. 3D में डायरेक्शन कोसाइन आप उस फॉर्म में लिखते हैं. अगर आप लिखना चाहे तो मैं बता सकता हूँ, पूछेगा नहीं. कॉस अल्फा इक्वल टू ax/a है ना. सो वो काम करना पड़ेगा. यूजुअली हम प्लेनर एंगल की बात करते हैं जो एक प्लेन में बनेगा. यहाँ पर जो 3D एंगल बनेगा हर एक्सिस का अलग अलग. सो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा. इक्वेशन याद है? व्हाट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा? 2 एंड कॉस स्क्वायर. रटने वाली सारी चीजें रट रखी है. एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 132. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये होमवर्क है. हाँ, 1 से लेकर 7 तक. 2 क्वेश्चन और बचे हमारे आज के. लिखते हैं फटाफट से जल्दी से. अगला क्वेश्चन लिखें. राजू वॉक्स
आप चेंज कर सकते हैं यार। ये आपको जीवन भर याद रहेगा राजू, देखना। आप अपने डॉक्टर को, अपने डॉक्टरों के अपने मरीजों को दवाइयां लिख रहे होंगे। तब भी आपके दिमाग में कौन आएगा? चलिए लिखेंगे, राजू वॉक्स 4√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, 4√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट and 1 meter west, and 1 meter west. Find its displacement. Find its displacement. हौले हौले। पहले राजू ने इस बार सही काम नहीं किया, एंगल पर चला है। कहां चला है, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट? तो ये ईस्ट है और ये क्या है, नॉर्थ। और नॉर्थ ईस्ट बोला है तो एंगल कितना होगा, 45। कितना चला है, 4√2। तो इस 4√2 को अगर हम रिजोल्व कर दें गर्ल्स, तो दोनों साइड 4 ही आएगा, क्योंकि cos 45 भी 4 होता है, 1/√2 होता है, और sin 45 भी 1/√2। तो इसने जो पहला काम किया है, उसको 4√2 नॉर्थ ईस्ट जो चला है, उसको मैं ऐसे लिखूंगा, क्या, 4i + 4j। ये मैंने इसकी जगह लिखा है। अगला काम क्या किया इसने, 1 मीटर वेस्ट, 1 मीटर वेस्ट। तो 1 मीटर वेस्ट मतलब आई कैप या माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। वेस्ट मतलब माइनस आई कैप। तो आगे क्या लिखा जाएगा, -1 आई कैप। 4 आई कैप और -1 आई कैप, 3 आई कैप। ऐसे मत करो यार, बहुत उम्मीदें हैं। 4 आई कैप, दोबारा कोशिश करेंगे, माइनस आई कैप कितना है, 3 आई कैप। मुझे पता है फाइनल आंसर बोल रहे हो। तो एस आ जाएगा किसके बराबर, √3² + 4²। यानी कितना आंसर आ गया, 5 मीटर। जब भी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट कुछ भी दे रखा है तो उसको पहले तोड़ देंगे। √2 में दिया होगा तो बराबर बराबर आएंगे। क्या कर पाएंगे सारे, ठीक है। अब राजू को एक बार सर्कल में घुमाते हैं, घुमाए, लिखे। ये एनसीईआरटी का सवाल है, लिख लेते हैं। गर्ल्स देखें, राजू करें शुरू यार। राजू कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ मैराथन या 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। राजू कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक of radius r in 15 seconds. In 15 seconds, what will be his distance and displacement in 1 minute 30 seconds? In 1 minute 30 seconds. पहले बताइए 1 मिनट 30 सेकंड्स में कितना टाइम हो गया, 90 सेकंड्स। आई होप ये कोई बात पूछेगा नहीं मेरे से। और 15 सेकंड में वो एक सर्कल चलता है, हाँ है ना। सो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 1/15। और 90 सेकंड्स में कितना चलेगा, 1/15 इंटू क्या, 90 पार्ट ऑफ सर्कल। यानी कितने सर्कल, 6 सर्कल में घूमेगा। कितने सर्कल में घूमेगा, 6। तो यहां से शुरू हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए, 6, जो आपके मैग्नेटिक फील्ड में भी चलते हैं। सो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब मुझे बताइए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, 0, क्योंकि पूरा सर्कल कर लिया तो वापस वहीं आ गया। क्या फर्क पड़ता है, एक चक्कर लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, वापस घूम के वहीं आ गया। एंड व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस 2πr 1 का है
और n का क्या होगा, n नंबर ऑफ टर्न्स, पर यूनिट लेंथ नहीं है, कहीं आप उससे समझ ले तो मैं कैपिटल N यूज करता हूं। तो n कितना है, 6 इंटू 2 पाई आर। सवाल खत्म हो गया। कितना, 12 पाई आर। क्या सारे सहमत हैं यार? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। होमवर्क एक्सरसाइज 2 का भी लिखवा देते हैं। एक्सरसाइज 1 में तो क्वेश्चन कहां से कहां तक है, 1 से 7 तक। एक एनसीईआरटी का ड्रंकार्ड प्रॉब्लम रह गई है कि राजू सीधी रोड पर चल रहा है, 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, आगे खड्डा है, वो उसका टारगेट है, वो कल करेंगे। एक्सरसाइज 2 में कल एवरेज वेलोसिटी पढ़ा के देते हैं, अभी सिर्फ एक्सरसाइज 1 का लिखें और बिगनर बॉक्स का। रेस लाए में आप लोग, बहुत बढ़िया, ले आइए। बिगनर बॉक्स 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। और इसमें एक और बात बताओ, एक आदमी 4 मीटर ईस्ट चला, 3 मीटर नॉर्थ और फिर 12 मीटर का खंबे पे चढ़ गया, तो जो पोल है उसको क्या लेंगे यार, क्या आप कर पाएंगे यार? आदमी है या बंदर? यार एक ही बात है, एक ही बात है। कार्रवाई कर देते हैं समाप्त। अगली क्लास के लिए सिर्फ सवाल लिख लीजिए। राजू is walking on a straight road. Raju is walking on a straight road. With a pit, P-I-T, khadda. With a pit 11 meters ahead. With a pit 11 meters ahead. He walks 5 steps forward and 3 steps backward each time. If each step is 1 meter long and takes 1 second, if each step is 1 meter long and takes 1 second, find the time when Raju will fall. In the pit. गिरा ही देते हैं राजू को, आज ही गिरा देते हैं, कल का क्यों वेट करें। कितना दूर है पिट, 11 मीटर। ये है राजू आज एंजॉय कर रहा है। राजू 5 स्टेप आगे गया और उसके बाद कितने स्टेप पीछे है, 3। तो जब ये ऐसे किया इसने, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना आगे चला गया, 2 मीटर। क्या सहमत है सारे? फिर इसने दोबारा ऐसी 2 मीटर का काम किया, फिर 2 का किया, अब रुक जाते हैं। 3 बार इसने ऐसा काम किया। बोलो सर अभी 11 तक तो और हो सकता है, बट हम रुक गए यहां पर। अब हम रुक गए। अब देखिएगा, सबसे पहले इसने 5-3 चला, ये मैं ऐसे दिखा देता हूं, ध्यान सबका बोर्ड पर। पहले चला 5 और फिर कितना चला, 3। तो कितना दूर हो गया, 2। फिर यहां से दोबारा चला कितना, 5 और 3, दोबारा कितना दूर हो गया, 2। फिर से चला ये 5 और 3, क्या यहां पहुंच गया। अब जब ये यहां से 5 चलेगा तो इतना ही खड्डा बचा, 2 2 2, कितना हो गया, 6, और बचा कितना है, 5। तो अगली बार जब 5 जाएगा तो वापस नहीं आ पाएगा, डायरेक्टली कहां जाएगा, खड्डे में।
क्या चित्र समझ आ गया सबको? सो बताइए पहली बारी में कितना चला? 8। टोटल स्टेप्स गिन लेते हैं। पहली बारी में कितने चले? 8, फिर 8, फिर 8, फिर 5। टोटल स्टेप कितने आ गए? 29 स्टेप्स। हर एक स्टेप कितने का है? 1 मीटर। और कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। सो आंसर कितना आ जाएगा? 29 सेकेंड्स। क्या सवाल समझ आ गया? कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ हम में से जो हमने पहला वाला क्वेश्चन नहीं किया था कैसा, सबसे पहला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला, वही तो क्वेश्चन है जिसको बार बार लगाना है। ठीक। ऐसे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पोल पर ऊपर चढ़ रहा है, 5 ऊपर चढ़ता है, 3 नीचे फिसल जाता है। आखिरी 5 पे तो पोल को पकड़ ही लेगा, नीचे फिसलेगा नहीं। जैसे यहां 5 में गया तो खड्डे में गिर गया। ये हो गई कार्रवाई आज की समाप्त। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूरा। अगली कक्षा में हम शुरू करेंगे स्पीड।